नमस्कार साथियों। आज फिर इस श्रृंखला में एक और गंभीर विषय पर बातचीत, परिचर्चा और वक्तव्य के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी। आपका स्वागत है सर। एक खास बात थी कि आज का जो हमने विषय चुना है, जब भी हम स्त्रीवाद की बात करते हैं तो हम बहनापे को एक ऐसे तत्व की तरह मानते हैं जो हमेशा उसका अभिन्न अंग रहेगा। दुनिया की तमाम औरतें अपने नस्ल और वर्ग के बावजूद एक ऐसे संबंध से बंधी हुई हैं जहां कहीं ना कहीं उनके सुख दुख, उनकी चिंताएं साझी हैं। पश्चिमी स्त्रीवाद की ओर इसी नजरिए से देखा जाता है। एमिली डिकिंसन, वर्जीनिया वुल्फ या फिर सिल्विया प्लाथ, कितने ही नाम हम ले सकते हैं। इसी तरह थ्योरी की दृष्टि से देखें तो बेटी फ्राइडन, केट मिलेट, तमाम नामों के बीच में सवाल ये रहता है कि कौन सी चिंताएं थी जो उन्होंने व्यक्त की और कौन सी चिंताएं थी जो हमारी कड़ी से जुड़ी हुई थी, जो हमें उनसे जोड़ती हैं। ऐसे विषय पर बात करना सरल नहीं है। इसीलिए मेरे साथ आज प्रोफेसर त्रिवेदी हैं, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंताएं हमेशा पलटकर एक तरह से, या भारतीय पलटकर कहा तो भी शब्द में मेरे मन में ये सवाल आ गया कि ये पलटकर नहीं है, बल्कि भारतीय भावभूमि की जमीन पर स्थित होते हुए विश्व साहित्य को देखना और फिर लौट करके अपने समाज और साहित्य की तरफ देखना, ऐसी प्रोफेसर त्रिवेदी की विशेषता है। और काफी लंबे समय से एक मौलिक चिंतक के रूप में वे हमारे साथ रहे हैं और उनके लेखन, उनकी सोच ने हमें नई नई दिशाओं का संधान करने की प्रेरणा दी है। प्रोफेसर त्रिवेदी का बहुत स्वागत है। आज की जो सत्र है, आज का सत्र वह कुछ इस रूप में रहेगा कि लगभग 40-45 मिनट तक प्रोफेसर त्रिवेदी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों या उससे जुड़ी हुई आपकी टिप्पणियां हों, उन सबका स्वागत है। तो प्रोफेसर त्रिवेदी, आप आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। बहुत धन्यवाद रेखा जी। आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही कि मुझे क्षण भर के लिए लगा कि मैं विश्वास कर लूं क्या इन सब पर, लेकिन ये ठीक है, मतलब सुनने में अच्छी लगी, इतना ही कह सकता हूँ। मेरा एक बात आपने ऐसी कही जो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं अंग्रेजी से लौट कर हिंदी में नहीं आया। हिंदी से मेरा जन्मजात संबंध है। मैं हिंदी वाला ही हूँ। कानपुर इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में। अंग्रेजी भी पढ़ी, थोड़ी संस्कृत भी पढ़ी और विषय भी पढ़े। तो मेरा केंद्र वही है, मेरी चेतना का केंद्र हिंदी ही है। अंग्रेजी में तो जब लोग वेबिनार वगैरह के लिए मुझसे कहते हैं, मैं मना भी कर देता हूँ। हिंदी में मैं अब तक मना नहीं कर पाया। तो आपका आग्रह भी था, प्रबल आग्रह था, तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके सामने। मेरा आपने अभी बहनापे की बात की, उसमें कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से मुझे भी शामिल कीजिए, क्योंकि स्त्रीवाद की बड़ी भारी उपलब्धि ये रही है कि उन्होंने पुरुषों को भी अनेक सबक सिखाए हैं। और यह तब से हुआ, कम से कम तब से, कई लोग तो प्रबुद्ध रहे होंगे पहले से ही, जब से 1975 के आसपास से स्त्रीवाद का आधुनिक दौर चला, जो आजकल चल रहा है। मैं तो उसको तभी से मानता हूँ। विमर्श तभी से शुरू हुआ। स्त्रियां तो खैर शुरू से ही थी, स्त्रियां न होती तो हम लोग, पुरुष भी न होते, स्त्रियां भी न होती, तो वो तो शुरू से ही चल रहा है। कुछ स्त्रियां अधिक प्रबुद्ध थी, कुछ सबला थी, अधिकतर अबला थी।
तो ये तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य हमारे सामने रहा ही है। लेकिन स्त्रीवाद जिस अर्थ में हम बात करते हैं अब, वो उसकी शुरुआत में सैद्धांतिकी के रूप में, आलोचना के रूप में, विमर्श के रूप में लगभग 1975 के आसपास से मानता हूं। ऐसा नहीं है कि स्त्रीवादी लेखिकाएं भी नहीं थी, इसके पहले अवश्य थी, लेकिन उनको तब स्त्रीवादी इस प्रकार से कहा जाता था कि जैसे वो कुछ अजूबा हों। उनको इस आंदोलन में शामिल करना और उन तक ये बात पीछे दे जाना, ये 75 के बाद ही हुआ, बल्कि 80 के बाद हुआ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं तीन लेखिकाओं के नाम लूंगा, दो के बारे में थोड़ा संक्षेप में ही कुछ कह के आगे बढ़ जाऊंगा। मुख्यतः मैं बात करूंगा वर्जीनिया वुल्फ की। उनसे मेरा विशेष संबंध है, मेरी जवानी से। 1971 में जब मैं 24 वर्ष का था, तो मैं पीएचडी करने इंग्लैंड गया। 4 साल वहां मैंने पीएचडी की और मेरी पीएचडी का विषय थी वर्जीनिया वुल्फ। एक और आश्चर्य की बात है कि जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू की तो स्त्रीवाद उभर कर नहीं आया था। जब तक मैं पीएचडी करके चुका, वापस आने को हुआ, तभी स्त्रीवाद सामने आया। तो तब तक स्त्रीवादी संदर्भ में वर्जीनिया वुल्फ की बात थोड़ी कम होती थी, अब अधिकतर वही बात होती है। लेकिन मैं दोनों तरह की बात करूंगा कि जब उनको स्त्रीवादी नहीं माना जाता था, ये स्त्रीवादी विमर्श में नहीं आई थी, तो तब तक उनको किस तरह की लेखिका माना जाता था, वो हमारे लिए अब भी महत्व का है। तो उस पर भी मैं आऊंगा। प्रासंगिकता की बात मैं पहले ही कर देना चाहता हूं, वो अंत में निष्कर्ष के रूप में नहीं करना चाहता, क्योंकि परिप्रेक्ष्य उसका अभी से बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। पश्चिमी स्त्रीवाद से हमारा क्या संबंध है भारत में, वो हमारे लिए किस प्रकार प्रासंगिक है, यह प्रश्न स्वाभाविक है और इसका समाधान हमको लगातार ढूंढते रहना चाहिए। कोई एक समाधान नहीं है, हर एक का संबंध इस विमर्श से अलग अलग बनेगा, एक रास्ता ही नहीं है इसका। अब देखिए, सर का बुरा नहीं मानना है। मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बताइए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? मैं और पास आ जाऊं तब आएगी? अब आ रहा है कुछ? कोई बता सकता है क्या कि अभी आ रही है अब कि आवाज नहीं? आई कुछ? मुझे तो ठीक आ रही है, लेकिन आपकी और तरफ से लोग बढ़ाई नहीं, आपकी तरफ से बढ़ाई नहीं जा सकती? मैं तो बिल्कुल पास बैठा हूं। हाँ, मैं आवाज एक ही बढ़ा सकता हूँ जो मुझे सुनने वाली हो, बोलने वाली तो नहीं बढ़ा सकता मैं। एक मिनट। हाँ, नहीं आ रही नहीं ना सर? वो ईयरफोन लगा सकेंगे क्या? नहीं, ईयरफोन उस तरह के मैं देखता हूँ। अच्छा, नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आ रही है, तो जिनको नहीं आ रही वो लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें और थोड़ा, दूसरे वो लोग हो अपनी सकता है। साउंड बढ़ा लें। हाँ, कोई कोई लोग कह रहे हैं कि ठीक आ रही है। ठीक है सर, सॉरी मैंने आपके बीच में। आप देखिए बहुमत क्या है। अगर आ रही है आवाज तब तो ठीक है, नहीं तो बेकारी है। मैं जितने पास बैठ सकता हूँ, जितने थोड़ी और जोर से बोल सकता हूँ मैं। आप बताती रहिएगा आवाज आ रही नहीं, है कि नहीं। अब काफी लोग लिख रहे हैं कि ठीक आ ठीक आ रही है? रही चलिए, है। अगर नहीं ठीक है आएगी सर। तो मैं यहीं से जिघाड़ना शुरू हाँ। करता हूँ। जैसा भी होगा। नहीं, अब तक मैं यही कह रहा था कि मेरा मेरा हिंदी से संबंध मेरा जन्मजात है और मेरा स्त्रीवाद से संबंध इस प्रकार से है कि मैंने जो पीएचडी की वो एक स्त्रीवादी लेखिका पर थी, वर्जीनिया वुल्फ पर। उनके अलावा दो और लेखिकाओं का नाम भी लूंगा, उनका भी उल्लेख करूंगा। एक ही बात मैंने और कही थी अब तक कि जहां तक मेरी समझ है, आजकल जो स्त्रीवादी विमर्श चल रहा है उसकी शुरुआत 1975 के आसपास हुई और उसके पहले भी स्त्रीवादी स्त्रियां थीं और अनेक प्रकार की स्त्रियां थीं। लेकिन अब उसके बाद जो सैद्धांतिकी बनी, जो आलोचना बनी,
उसने फिर ये किया कि देखिए 75 के पहले भी ऐसी स्त्रियां थीं जिनको स्त्रीवादी कहा जा सकता है और जो हमारी पूर्वगामिनी थी, तो उनकी मैं कुछ बात करता हूं। और मैंने लेखिकाएं ली हैं जो सृजनात्मक लेखन भी करती रही हैं, जो सैद्धांतिकी की विशेषज्ञ हैं, जो प्रोफेसरान हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस अर्थ में जैसा मैंने कहा, मैं 3 लेखिकाओं की बात करूंगा, 2 की संक्षेप में और 1 की थोड़े विस्तार में। इंग्लैंड में और काफी अन्य देशों को मिलाकर भी, यूरोप में भी और जगह भी मिला के, अमेरिका की तो बात ही नहीं है तब तक, जो एक स्त्री बार बार जिनका नाम आता है पूर्वगामिनी के रूप में स्त्री विमर्श की, वो है मेरी वुलस्टनक्राफ्ट। वो 1790 के दशक में लिख रही थी। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी और कई लोगों का मानना है कि यूरोप के इतिहास में इससे बढ़कर कोई घटना हुई नहीं। वो फ्रांस गई तुरंत, उन्होंने देखा कि वहां क्या हो रहा है। राजा का ही सब अधिकार होता था, प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता था। प्रजा ने राजा को समाप्त ही कर दिया। बड़ी भारी क्रांति ले आए, पहली इस प्रकार की क्रांति थी शायद। तो ये गई वहां और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द राइट्स ऑफ मैन, पुरुष के अधिकार। उसके 2 साल बाद इन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, और राइट्स ऑफ वुमन, स्त्री के अधिकारों का औचित्य सिद्ध करने के लिए ये मांग बिल्कुल सही है। उन्होंने यह तो नहीं कहा, उस जमाने में कोई ये नहीं कह रहा था, ये उन्होंने नहीं कहा कि स्त्री और पुरुष हर एक क्षेत्र में बराबर होते हैं, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा कि स्त्रियों के साथ अन्याय होता है और किस प्रकार से होता है, ये भी उन्होंने उसमें दर्शाया। उसके बाद उन्होंने 5-6 साल बाद एक पुस्तक और प्रकाशित की, मराया और एन इलस्ट्रेशन ऑफ द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। स्त्रियों पर किस किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, यह उन्होंने एक नायिका को लेकर एक उपन्यास में दिखाया। वही मैं कह रहा था कि सैद्धांतिक की तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन हम साहित्य की भी बात कर रहे हैं, जेंडर और साहित्य की बात हो रही है यहाँ। उसमें पहला ही दृश्य जो है उस उपन्यास में, कि उसकी जो मुख्य पात्र है, जो नायिका है, वो पागल खाने में बंद है। उसको पागल खाने में किसने बंद करवाया है? उसके पति ने बंद करवाया है। उसका पति जो अत्यंत दुराचारी है, व्यभिचारी है, उसने अपनी पत्नी में खोट निकालकर उसको पागल खाने में बंद करवा दिया। तो अत्याचारों की सीमा तक दिखाई गई है वहां। वो सबसे पहली स्त्रीवादी मानी जाती हैं अंग्रेजी के विमर्श में, तो उनका उल्लेख आवश्यक था श्री गणेश के रूप में। उसके बाद एक और लेखिका हमारी समय की समझिए 20वीं शताब्दी की, उनका मैं नाम लेता हूं। उन्होंने भी बड़ा भारी परिवर्तन किया और ये जो आधुनिक विमर्श चल रहा है स्त्रीवाद का, उसका उद्भव आप उन्हीं में समझिए, उन्हीं के पुस्तक और उन्हीं का प्रभाव। वो बड़ा भारी नाम है उनका। वो फ्रांस की हैं, उन्होंने, वो दार्शनिक भी थी, उपन्यास लिखे ही हैं उन्होंने, सिमोन डी बुवा। उन्होंने 1949 में एक पुस्तक प्रकाशित की जो 3-4 साल बाद अंग्रेजी अनुवाद में आई, जो अंग्रेजी में जिसका शीर्षक है द सेकंड सेक्स। इसका जो पहला वाक्य ही था वो क्रांतिकारी था, और भी था, और में बहुत गहन शोध थी। बाकी करीब 1000 पृष्ठों की इस पुस्तक में अत्यंत गहन शोध है, ऐतिहासिक शोध, प्रमाण दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी पूरी पुस्तक की, वो उन्होंने पहले ही वाक्य में कह दी, जैसे कि उनका मैनिफेस्टो हो। उन्होंने कहा, ए वुमन इज नॉट बॉर्न बट मेड। स्त्री पैदा होने से ही स्त्री नहीं होती, स्त्री गढ़ी जाती है, स्त्री बनाई जाती है, समाज द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी भारी बात थी। और जो जेंडर और सेक्स का भेद अब बताया जाता है, उसका उद्गम यहीं से है कि जेंडर और सेक्स में एक तो निर्धारित हो जाता है जन्म पर ही,
और दूसरा धीरे धीरे गढ़ा जाता है सामाजिक दबाव में, सामाजिक मानसिकता के भी दबाव में। ऐसी स्त्री गढ़ी जाती, समाज के बिना स्त्री शायद ना हो। ये बात उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कही। इसमें बस एक ही बात जोड़ना चाहता हूं कि उनका ये कहना कि स्त्री पैदाइश से स्त्री नहीं होती, जन्मना स्त्री नहीं होती, ये अर्ध सत्य है। जैविक रूप में, शारीरिक रूप में स्त्री और पुरुष में भेद तो जन्म से ही होता है। शारीरिक भेद भी होता है, जननेंद्रियों में भेद भी होता है, वो अपनी जगह पर है, उसको बिल्कुल तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो पहले के अर्ध सत्य के विरोध में कही, जिससे कि दोनों को मिलाकर पूरा सत्य बन सके। और पहले का सत्य यह था कि स्त्री तो कुछ भी नहीं है, पुरुष के समान तो कुछ भी नहीं है, स्त्री जन्म से ही स्त्री की ही तरह होती है, गढ़ी नहीं जाती है, तो उसको उन्होंने नकारा। ये बड़ा भारी काम किया उन्होंने। अब जेंडर पर मैं कुछ बात कहता हूं। प्रासंगिकता पर मैंने बात करनी शुरू की थी जब मेरी आवाज लगा कि मध्यम है, अब शायद आ रही होगी सबको। ये जो श्रृंखला है पूरी साहित्य और जेंडर की, इसका शीर्षक ही बताता है कि पश्चिम की प्रासंगिकता हमारे यहाँ क्या है। इसमें जेंडर शब्द क्यों है? ये पश्चिम का ही तो है। साहित्य हमारा होगा, जेंडर तो वहां का है। कल रेखा जी से मैं बात कर रहा था कि हिंदी में भी अनेक विकल्प आए होंगे और कई इस प्रकार की पदावली के विकल्प चलने भी लगे हैं। जैसे सेक्सुअलिटी को यौनिकता कहा जा रहा है और बहुत से लोग कह रहे हैं। जेंडर के जो विकल्प आए होंगे उनमें से कोई अभी चला नहीं, और ये मान लेना चाहिए, हमें परहेज नहीं करना चाहिए। प्रासंगिकता पश्चिम की क्या है भारतीय संदर्भ में, इसको थोड़े स्वस्थ भाव से देखना चाहिए, गुलामी के भाव से नहीं देखना चाहिए। हमारी जितने बड़े बड़े विमर्श आजकल चल रहे हैं उनमें से कौन सा पश्चिम से नहीं आया? मार्क्सवाद आया, फ्रॉइड का उनकी मनोवैज्ञानिक समझ आई हमारे सामने, उपनिवेशवाद आया, उत्तर उपनिवेशवाद आया, आधुनिकता आई, आधुनिकतावाद आया साहित्य में, उत्तर आधुनिकतावाद आया, विखंडन आया। ये नहीं मानना चाहिए कि अगर हम कह देंगे कि ये सब पश्चिम से आया तो हम अपनी गुलामी दिखा रहे हैं। नहीं, आया होगा कोई बात नहीं, लेकिन गया कहाँ? आया तो हमारे पास, हमने उसका क्या किया? ये मुख्य बात है। हमने उसमें से बहुत कुछ स्वीकार किया और बहुत कुछ अस्वीकार किया, बहुत कुछ का स्थानीयकरण किया और करते जा रहे हैं, बहुत कुछ का परिमार्जन किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, वो आ करके हमारे ही यहाँ टिक गया है और उसका हम जो चाहते हैं करते हैं और जो चाहते हैं वो करना चाहिए। इस भावना इस भावना में कोई कमी नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, कोई हीनता नहीं है। तो अब जेंडर है तो है, ट्रेन है तो है, प्लेटफॉर्म है तो है, टिकट है तो है, ये सब वहीं से आए हैं, उनको हमने पचा लिया है, वो हिंदी के ही हो जाएंगे, वो सब तो हो गए, जेंडर भी हो ही गया समझिए। तो प्रासंगिकता के बारे में एक बात और कहूंगा कि प्रासंगिकता बनी बनाई नहीं मिलती, प्रासंगिकता हमको बनानी पड़ती। प्रेमचंद की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध नहीं है, न मुक्ति बोध की, न निराला की, न अज्ञेय की, न तुलसीदास की। प्रासंगिकता तब बनती है जब हम थोड़ी दूर चलकर अतीत की ओर जाएं और अतीत को अतीत की तरह पढ़ें, और तब भी ये जब शुरू हो जाएगी प्रक्रिया तो हम पाएंगे कि अतीत स्वयं हमारे पास आ रहा है। अगर हम अतीत को अतीत की तरह पढ़ेंगे तो अतीत हमें अतीत को वर्तमान की तरह पढ़ने में मदद करेगा। ये एक मुखी प्रक्रिया नहीं है, दोनों तरफ से प्रक्रिया चलती। तो इन सब अर्थों में प्रासंगिकता बार बार सिद्ध होगी, थोड़ा अंतर भी होगा। अंतर नहीं होगा तो प्रासंगिकता नहीं रहेगी, फिर तो एकांगिता हो जाएगी। अब बिजनिया पुरुष पर आने पर मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगा उनके बारे में कि एक बात और कह दूं, जैसे लिंग है, जेंडर को लिंग कहते हैं हिंदी में व्याकरण के अर्थ में।
और सेक्स, सेक्सुअलिटी को यौनिकता कहते हैं। अब देखिए हिंदी ने क्या चमत्कार किया कि पुंबलिंग, जिसको संस्कृत में पुंबलिंग कहते हैं, हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, तो वो तो पुरुषों को दे दिया, वो लिंग हो गया। और सेक्स जो है वो योनि से शब्द बना, यौनिकता, वो स्त्रियों को दे दिया। ऐसा नहीं है कि दोनों में परस्पर मेल नहीं है, दोनों एक ही विमर्श के हिस्से नहीं है, लेकिन ये आकस्मिक है कि एक शब्द योनि से बन गया, एक शब्द लिंग से बन गया, और दोनों का अर्थ लगभग वही है, जेंडर और सेक्स का। सिमोन डे बुवा के बाद भी ऐसा नहीं है कि उसका भेद बिल्कुल ही मिट गया हो, दोनों अर्थों में दोनों शब्द प्रयोग होते। वर्जीनिया वुल्फ की जो बात है, वो पहली बात महान उपन्यासकार थी, महान सृजनात्मक लेखिका थी, और उन्होंने कुछ ऐसे भी पुस्तकें लिखी जो सृजनात्मक विधा में नहीं है, जो ऐतिहासिक या आलोचनात्मक विधा में है। और उनमें से एक पुस्तक ने बहुत प्रसिद्धि पाई है स्त्रीवाद के संदर्भ में, और वो है ए रूम वंस ओन। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 1882 में, उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु क्या हुई, उन्होंने आत्महत्या की 1941 में, 59 वर्ष की उम्र में। इस बीच उन्होंने 9 उपन्यास लिखे, करीब 30-40 कहानियां लिखी, एक और प्रयोग किया, 5-6 कहानियां लिखी, और उनको मिला के उपन्यास नहीं कर दिया, लेकिन उसी भावभूमि पर, उसी मुख्य चरित्र को लेकर उन्होंने अलग से एक उपन्यास लिखा, मिसेस डैलोवे नाम से। तो उनके दो जो निबंधात्मक पुस्तकें हैं, उनका मैं उल्लेख पहले कर दूं। स्त्रीवाद से उनका सीधा संबंध है, उनके उपन्यासों का भी स्त्रीवाद से उतना ही संबंध है, मैं तो ये मानता हूं। तो दोनों प्रकार का संबंध है उनका, और थोड़ा फर्क तरह से पढ़ना पड़ता है दोनों को। रूम वंस ओन में उन्होंने क्या कहा, इसका एक वाक्य, जैसे सेकंड सेक्स का एक वाक्य सबको आता है, इसका भी एक वाक्य सबको आता है कि स्त्री लेखिकाओं के लिए उनका अपना एक कमरा होना चाहिए, और 300 पाउंड a ईयर, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बिना लेखिका बनना बहुत ही मुश्किल है। ये वर्जीनिया वुल्फ ने क्यों कहा, कैसे कहा, कब कहा, इसका थोड़ा संदर्भ उठाना आवश्यक है। और एक सबसे बड़ी बात मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं कि उस पुस्तक में, रूम वंस ओन में, उन्होंने केवल कमरे की ही बात नहीं की, आर्थिक स्वतंत्रता की ही बात नहीं की, उन्होंने बहुत सी और बातें की। 250 पेज की पुस्तक है वो। मैं चाहता था कि एक और बात मैं शुरू में ही कह दूं, ऐसा नहीं है कि वर्जीनिया वुल्फ का हिंदी में आदर सम्मान नहीं हुआ है, मैं एक उनका चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये उनके जो जीवनी है, जो उनके उसके उसके प्रथम खंड में ये फोटो छपी है, और दूसरे खंड में एक और फोटो छपी है। ये, ये बाद की फोटो है। तो ये जो पहले खंड की फोटो है, ये इसका बड़ा भारी पोस्टर के आकार की, ये मैंने दिल्ली में किस कमरे में लगी देखी, ये मैं बताना चाहता हूँ प्रासंगिकता के संदर्भ में। जब मैं निर्मल वर्मा से मिलने पहली बार उनके घर गया, कई और जगह तो हम लोग मिल चुके थे, 70 के दशक के ही अंत की बात होगी या 80 के शुरू, तब वो करोल बाग के अपने पारिवारिक घर की बरसाती में रहते थे। उस कमरे में नीचे गद्दा तो बिछा हुआ था, कुर्सियां नहीं थी, तो जहां वो बैठते थे गद्दे पर, उसके ऊपर दीवार पर वो बड़ा भारी पोस्टर वर्जीनिया वुल्फ का लगा। और अगर आपको हिंदी साहित्य में, हिंदी उपन्यास साहित्य में कोई ऐसा लेखक ढूंढना हो जिसकी संवेदना भी स्त्रीवादी भले न हो, लेकिन स्त्रियों के प्रति विशेष सजग हो, तो निर्मल वर्मा का उदाहरण बुरा नहीं। उनकी जो नायिका है, बालिका नायिका काया, लालटीन की छत में, या एक जरा सुख में जो बिट्टी है, या वे दिन में,
जो विदेशी नायिका है रायना, इन सब का जो चित्रण है वो ऐसा नहीं, वो सिद्ध करता है कि केवल स्त्रियां ही और स्त्रीवादी स्त्रियां ही गहरे उतर कर महिलाओं का चित्रण करें, स्त्री चरित्रों का चित्रण करें, ऐसा आवश्यक नहीं। एक और उल्लेख है वर्जीनिया वुल्फ का हिंदी में। शरद जोशी की एक विनोदात्मक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसका मैंने अनुवाद भी किया था। उसका नाम है वर्जीनिया वुल्फ से सब डरते हैं। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, कुछ लोगों को, Who's Afraid of Virginia Woolf। उसमें थोड़ी ध्वनि ये थी कि वर्जीनिया वुल्फ का लेखन कठिन है। खैर, तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम पहले भी नहीं सुना गया था, बहुत दिन से चल रहा है, स्त्रीवादी संदर्भ में अधिक आ रहा है, लेकिन है। तो उस पौने 200 पृष्ठों की पुस्तक में पहली बात ये कि उसका शीर्षक पहले कुछ और था, रूम ऑफ अनसोन नहीं था। कैम्ब्रिज में महिलाओं के 2 कॉलेज थे तब, अब कॉलेज तो अब भी है, लेकिन अब वो को एजुकेशनल हो गए हैं, सभी कॉलेज को एजुकेशनल हो गए, पुरुषों के जो थे वो भी महिलाओं के। तो गर्टन और न्यूनम नाम के इन कॉलेजेस में उन्होंने 1928 में 2 लंबे लंबे भाषण दिए। पूरा भाषण नहीं पढ़ा, लिख के ले गई थी, और बाद में अगले वर्ष ये पुस्तक आई, रूम ऑफ अनसोन। लेकिन जो भाषणों का शीर्षक था वो अलग था, वो था विमेन एंड फिक्शन। इससे कुछ अधिक पता चलता है कि वो किस तरह की बात कर रही है। इतना व्यापक शीर्षक, इससे पता चलता है। तो उसमें 6 अध्याय हैं उस पुस्तक में। उन्होंने मुख्य मुख्य बातें उसमें क्या कही ये मैं बताता हूँ संक्षेप में, और उसके बाद समय बचाता रहूंगा अगर बचा रहा तो एक उनके उपन्यास की चर्चा करूंगा, कम से कम एक उपन्यास की अंत में, टू द लाइट हाउस। उनका उनका जो जीवन था वो कठिन था इस अर्थ में कि वो, मैंने आपको बताया कि मेरी वुल्स्टनक्राफ्ट के उपन्यास में एक औरत पागल खाने में है, नायिका। वर्जीनिया वुल्फ को 3-4 बार जीवन में पागल खाने जाना पड़ा। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी प्रक्षिप्त सी हो गई, एक प्रकार का रोग है ये, आपको पता है, कि 3-4 बार उनको भर्ती कराना पड़ा, और उन्होंने आत्महत्या करने के प्रयत्न 2-3 बार किए जीवन में। और अंत में 1941 में उन्होंने आत्महत्या क्यों की? उन्होंने अपने पति को एक छोटा सा पत्र लिखा, और उसमें लिखा कि मुझे लग रहा है कि मैं फिर पागल होने वाली हूँ, और विश्व युद्ध चल रहा है, बहुत कठिनाई है तरह तरह की, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार इसको हम और तुम संभाल पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। ये कहकर वो चली। लेकिन हम लोग रूम ऑफ अनसोन की ओर लौटे तो उसके जो मुख्य बिंदु हैं, उसके जो 6 अध्यायों में 6 या 7 जो मुख्य बिंदु हैं, उनकी ओर सरसरी निगाह तो डालनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इतिहास में अधिकतर समय ऐसा बीता है जब औरतों को पढ़ने लिखने की मनाही थी। वर्जीनिया वुल्फ के पिता बहुत ही प्रबुद्ध बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे। उनके भी पिता वर्जीनिया वुल्फ के बाबा कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे। तो इस तरह का परिवार था। लेकिन उन्होंने अपनी बिटिया वर्जीनिया को, उनकी बड़ी बहन वनेसा को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा। प्रेमचंद ने भी अपनी बिटिया को पढ़ने नहीं भेजा। प्रसंगवश वर्जीनिया वुल्फ प्रेमचंद से करीब 1.5 साल छोटी थी, लेकिन उनको आप समकालीन मत मानिए। बिना समदेशिकता के समकालीनता का कोई अर्थ नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ देश काल दोनों बराबर हों, सामाजिक परिस्थितियां बराबर हों, तब तो समकालीनता का अर्थ है। तो पहला बिंदु उनका यह है वर्जीनिया वुल्फ का कि पढ़ना लिखना मना था, उपलब्ध था ही नहीं, सुलभ था ही नहीं स्त्रियों के लिए। जो स्त्री पढ़ती लिखती थी तो लगता था कि उसका जो कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य, उससे हट गई है, उससे स्खलित हो गई है।
क्या कर्तव्य था उनका? सिलना पिरोना था, कढ़ाई करना था, खाना बनाना था और लोगों की सेवा करना था। अधिकतर पुरुषों की सेवा करना भांति-भांति से। शादी करना था, बच्चे पैदा करना था। ये सब उनके कर्तव्य थे, पढ़ना लिखना नहीं था। उन्होंने इसी में रूम बंसोन में वर्जीनिया वुल्फ ने एक कविता का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि औरत को कहा गया कि तुम तो फरिश्ता हो और तुम घर की फरिश्ता हो। देवदूत तो नहीं कहेंगे, फरिश्ता ही ठीक लगता है, पता नहीं और क्या शब्द होगा इसका। तो अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी तो तुम्हारे दिमाग पर बहुत जोर पड़ेगा, तुम कुम्हला जाओगी, तुम्हारी कोमलता नष्ट हो जाएगी। तो तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे ही हित में सर्वश्रेष्ठ यही है कि तुम ऐसे कठिन काम न करो। तो पहला तो ये था उनका कहना। इसी के बहाने उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बंधन जो स्त्रियों पर हरदम लगे रहे कि स्त्री की अपनी कोई संपत्ति नहीं है, स्त्री के अपना कोई अधिकार नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। इससे भी स्त्री कितनी गिराई गई समाज में, अब गिरी बनी रही। इसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। आर्थिक बंधन खास करके इसीलिए उन्होंने कहा कि एक कमरा होना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कमरे की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने उदाहरण दिया इसमें कि जेन ऑस्टन, जो शायद अब भी अंग्रेजी में लिखने वाली सबसे बड़ी उपन्यासकार हैं और बहुत पहले की है, विल्सन क्राफ्ट के तुरंत बाद की, बल्कि उन्होंने 1790 के दशक में लिखना शुरू कर दिया था जेन ऑस्टन ने। उनका क्या था कि परिवार में अन्य लोग थे कई, वो एक कमरे में, छोटे कमरे में जिस मेज पे लिखती थी उपन्यास, कि घर में किसी को पता नहीं चले कि ऐसा काम कर रही हो। तो ऐसा कमरा उन्होंने चुना था कि दरवाजा थोड़ा झरमराता था, तो कोई अगर अंदर आएगा और दरवाजा झरमराएगा तो वो तुरंत छिपा लेंगी जो लिख रही, कि जैसे कोई किताब पढ़ रही है। अच्छा, यही बात वर्जीनिया वुल्फ ने अपने जीवन के बारे में लिखी कि 1910 के दशक में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो भी इसी प्रकार लिखती कि अगर कोई आ ही गया कमरे में तो तुरंत उसको छिपा दें और कहें कि मैं तो किसी को चिट्ठी लिख रही थी, ऊपर चिट्ठी रखी है, नीचे उपन्यास रखा है। क्योंकि ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी स्त्रियों से कि इस तरह का लिखेंगी, उपन्यास जैसी कोई चीज लिखें या कविता भी लिखें। इसलिए अपना कमरा अलग होना आवश्यक। एक और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बिंदु उठाया है कि स्त्री की छवि क्या रही, साहित्य और स्त्री का क्या संबंध रहा है। इस पुस्तक का शायद ये सबसे प्रसिद्ध अंश है। कमरे वाली बात नहीं है, कमरा और पैसा अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो उनकी अंतर्दृष्टि है स्त्री के इतिहास पर, ये शायद सबसे बहुमूल्य है। इसमें मैं एक अंश पढ़ना चाहता हूँ इसका। अंग्रेजी में पढ़ूंगा। देखिए, इतनी चीजें बाहर से आई हैं तो अंग्रेजी भी आई है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हिंदी वाले, तथा कथित हिंदी वाले, हिंदी के अध्यापक, हिंदी के छात्र, खासकर अध्यापक, जितने जम के अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अंग्रेजी वाले भी नहीं पढ़ते हैं। हिंदी वाले इतनी लगन के साथ पढ़ते हैं और इतना और पाते हैं उससे जो अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं पाते, क्योंकि हिंदी हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों की एक पृष्ठभूमि पहले से तैयार होती, वो एक बहुत ही ठोस आधार पर खड़े हैं हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के, तो उनको और मिलता है उसमें, और सार्थक उनका पढ़ना होता है। मैं तो ये मानता हूँ। तो मैं इसे अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा, बीच बीच में कुछ अनुवाद करता जाऊंगा। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि अगर आप साहित्य पढ़ें पुराना तो उसमें स्त्रियां भरी पड़ी, कितने स्त्रियों के नाम आते हैं। ऐसा लगता है कि स्त्रियां ही हमारे अतीत को प्रकाशित कर रही हैं, बीकन लाइट, जैसे मशाल जल रही हो स्त्रियों। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो आती हैं ये भी तो देखना चाहिए। कई कई पुरुष लेखकों ने कहा कि स्त्रियां तो पुरुषों से भी बढ़कर होती हैं, और इसी प्रकार से उनका वर्णन किया। लेकिन इसके पीछे क्या था? A very queer composite being emerges. स्त्रियों का बड़ी विचित्र ही छवि उभरती है। Imaginatively, she is of the highest importance. जहां तक कल्पनात्मक चित्रण की बात है,
लगता है स्त्रियों से बढ़ के महत्वपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली शी इज कंप्लीटली सिग्निफिकेंट, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है स्त्री का। pervades पोएट्री फ्रॉम कवर टू कवर। आप पोएट्री पढ़िए पहले की लिखी हुई, तो एक छोर से दूसरी छोर तक पुस्तक के आपको स्त्री ही स्त्री दिखेगी। शी pervades पोएट्री फ्रॉम कवर टू कवर। शी इज ऑल बट एब्सेंट फ्रॉम हिस्ट्री। लेकिन इतिहास आप देखिए तो उसका नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। कविता में भरमार है, इतिहास में कोई रोल नहीं। He dominates the lives of kings and conquerors in fiction. उपन्यासों में राजा है, विजेता है, बड़ा से बड़ा सूरमा है, उसके जीवन में स्त्री बहुत आवश्यक है, उसको उतना ही भाव दिया जाता है। In fact, she was the slave of anyone she got married to. उसको दासी की तरह उसके साथ व्यवहार होता रहा है। Some of the most inspired words, some of the most profound thoughts in literature fall from her lips. स्त्रियों से कहलाई गई हैं साहित्य की सबसे उदात्त भावनाएं, सबसे सुंदर भावनाएं, वो स्त्रियों के मुंह से उच्चारित करवाई गई हैं। इनके द्वारा, पुरुष लेखकों द्वारा, इन रियल लाइफ। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविक जीवन में स्त्रियां न पढ़ पाती थी, न लिख पाती थी, स्पेलिंग तक तो कर नहीं पाती थी, चिट्ठी तक तो लिख नहीं पाती थी, और अपने पति की दासी थी। इतना बड़ा भेद है। स्त्रियों का ये जो उदात्तीकरण हुआ, ये स्त्रियों को बहुत महंगा पड़ा। स्त्रियों का सौंदर्यीकरण साहित्य में, उदात्तीकरण, ये उनको ले डूबा, क्योंकि वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं था। ये पुरुषों की कल्पना का खेल था, विलासिता पूर्ण कल्पना का खेल था। उनको मोहक बनाना, आकर्षक बनाना, अवास्तविक बनाना, और साहित्य में उनकी धूम मचाना, और जीवन में उनके लिए कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा बिंदु वर्जीनिया वुल्फ ने ये उठाया। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं के यहाँ हुआ। अब हमारे यहाँ देखिए 300-400 साल तक जो नख शिख वर्णन हुआ है, जो नायिका भेद हुआ है, प्रोषित पथिका नायिकाएं हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बढ़ के सौभाग्यशाली नायिका हो ही नहीं सकती। क्या सुंदर चित्रण है। और जिनका पति घर में नहीं है, उनके साथ और कितना बुरा व्यवहार हो रहा होगा, ये साहित्य में कहीं नहीं आता। एक और साहित्य में आती है नायिका, जो होती है अभिसारिका। अभिसारिका भी ऐसा नहीं है, उसमें आप फेमिनिस्ट एजेंसी ही मत देखिए कि वो स्वयं चल देती है घर के बाहर। आप ये भी देखिए कि उसका किस प्रकार से चित्रण हुआ है। काम आतुरी नारी, रहीम का एक दोहा है, उसमें उल्लेख आता है काम आतुरी नारी। ये भी कोई सकारात्मक वर्णन नहीं। और किस प्रकार की अभिसारिकाएं हैं। अरे, पुरुषों ने ऐसे भेद प्रभेद किए हैं स्त्रियों के साहित्य में, कविता में। कृष्णा अभिसारिका है, शुक्ला अभिसारिका है। जब चंद्रमा चमक रहा होता है तब वो बाहर निकलती है, जब चंद्रमा छिप गया होता है, छोटा होता है, तब वो बाहर निकलती है। और इन सबसे बढ़ के है दिवा अभिसारिका नायिका, जो दिन दहाड़े बाहर निकल जाती। उन्हीं के यहाँ ये समस्या नहीं थी। हमारे यहाँ शायद ये समस्या इससे बढ़कर है, साहित्य में कम। उसके बाद उन्होंने एक और बात की इस पुस्तक में, वो थी कि इंग्लैंड में स्त्री लेखन की परंपरा। जितनी बड़ी बड़ी स्त्री लेखिकाएं थी, बड़ी नहीं भी थी, उनको वर्जीनिया वुल्फ ने बड़ा बनाया। अपने वृत्तांत में उनको बड़ा बनाया। एफ्रा बेन नाम की लेखिका की कोई चर्चा नहीं होती थी, वर्जीनिया वुल्फ ने उनको बड़ा बनाया। कहा वो पहली लेखिका थी 17वीं शताब्दी में जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर जीविका कमाई। सबके लिए आदर्श है, ये कहा उन्होंने। जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टी सिस्टर्स 3 थी, जॉर्ज एलियट। इनमें सबसे बड़ी समानता क्या है कि इन्होंने अपने नाम छिपाकर लेखन किया और प्रकाशन किया। जेन ऑस्टन ने जो उपन्यास छपते थे उनमें लिखा होता था मुख पृष्ठ पर बाय ए लेडी। जेन ऑस्टन नाम नहीं आता था। ब्रॉन्टी जो बहनें थी 3, सबने उपन्यास लिखे, उन सब ने छद्म नाम से उपन्यास लिखे। जॉर्ज एलियट जो 19वीं शताब्दी के अंत में लिख रही थी,
जब वर्जीनिया वुल्फ और प्रेमचंद लगभग पैदा हो रहे थे तब तक उन्होंने भी जॉर्ज जॉर्ज एलियट नाम पुरुष का नाम रखा। एक और बड़ी भारी बात कही है वर्जीनिया वुल्फ ने इसी संदर्भ में, ये छद्म नाम तो थे ही, इसके साथ कई लेखिकाएं थी जो अनाम थी, जिन्होंने अपना नाम दिया ही नहीं, लेखन किया, अपना नाम न पुरुष का नाम रख के दिया न स्त्री का नाम रख के दिया, नाम ही नहीं दिया। एनोनिमस नाम से बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा वो सब स्त्रियों की लिखी हुई समझिए आप, उन्हीं को दरकार थी, उन्हीं को जरूरत थी कि अपना नाम छिपा के रखें। बाद उन्होंने पुरुष स्त्री में भेद बताए हैं, समाज ने जो भेद किए, एक उन्होंने बड़ी अच्छी कल्पना की है, प्रतीकात्मक कल्पना की है कि मान लीजिए शेक्सपियर की एक बहन होती, उसमें भी उतनी ही प्रतिभा होती, तो वो क्या करती या उसका क्या होता? वो भी मान लीजिए लंदन जाती, वो भी मान लीजिए एक्टर बनना चाहती, जो शेक्सपियर कर रहे थे। एक्टर बनने गए थे, फिर धीरे धीरे पटकथा लेखक बन गए, वो दूसरी बात है। तो उसके साथ क्या होता? कोई मैनेजर किसी थिएटर का उनसे कहता कि हाँ मैं तुमको जरूर बड़ी भारी एक्ट्रेस बनवा दूंगा, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस बनवा दूंगा, और बनवाता क्या उनको? शेक्सपियर की बहन को गर्भवती बना देता, उससे संबंध रखकर उसको गर्भवती बना देता, ये होता। और फिर वो लौट आती, मारी मारी फिरती, दुखी रहती, शेक्सपियर की तरह उसका भविष्य न होता। तो स्त्रियों में और पुरुषों में जो व्यवहार किया समाज ने, उसमें क्या बड़ा भेद है ये बताया। एक और इसमें प्रसंग आता है जिसमें दो स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि एक स्त्री और दूसरी, क्लोई और ओलिविया उनके नाम है, क्लोई लाइक्स ओलिविया। अब क्या हो, दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ रहा है। कल अनुपम सिंह ने इसी श्रृंखला में ऐसी कविता पढ़ी स्त्रियों के परस्पर प्रेम के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ इसको और उपन्यास तक ले जाती। उन्हीं के जमाने में एक उपन्यास छपा था, लेस्बियन जिसे कहा गया था, उसके खिलाफ मुकदमा चला था, उसमें सब लोग गवाही देने गए थे। एम फॉस्टर, वर्जीनिया वुल्फ और बहुत से लेखक लेखिकाएं उसके पक्ष में कि इस पर मुकदमा खारिज किया जाए, तो लोग गवाही देने गए थे। तो समलैंगिक संबंध स्त्रियों के इसको भी छुआ है वर्जीनिया वुल्फ। एक और बात कही है कि आदर्श लेखक क्या होता है? आदर्श लेखक स्त्री होता है या पुरुष होता है? वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि जो क्रोध में न हो, जो आक्रोश में न हो, जो हो हल्ला न कर रहा हो, जो समभाव पर आ गया हो, ऐसा लेखक, एक ही लेखक में स्त्री और पुरुष दोनों समाहित होते हैं, दोनों की संवेदनाएं समाहित होती। कई लोगों ने भारत में हिंदी में अभी हाल में कविताएं लिखी हैं कि वो पुरुष कैसा, जिसको केवल पुरुष होना ही आता है। अनामिका ने कविता लिखी है, अनुपम सिंह ने भी कल एक पढ़ी थी कि पुरुष को चाहिए स्त्री की तरह जन्म लेना। उसका एक दूसरा पक्ष भी वर्जीनिया वुल्फ ने उजागर किया है, वो ये है कि स्त्री को भी चाहिए पुरुष की तरह जन्म लेना। स्त्री भी अगर पुरुष की तरह जन्म लेगी तो उसको पता चलेगा कि कुछ ऐसी भी बाध्यताएं हैं जो पुरुषों पर थोपी जाती। उनकी एक और फेमिनिस्ट पुस्तक है जिसमें विश्व युद्ध होने ही वाला है, दूसरा विश्व युद्ध, 1938 में छपी ये पुस्तक है, विश्व युद्ध कैसे रोका जाए। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा आप ये भूल जाइए कि स्त्रियों का कर्तव्य है कि वो नर्स बन के अस्पताल जाएंगी, आपकी मरहम पट्टी करेंगी अगर युद्ध हुआ, और युद्ध होगा ही। और आपका, पुरुषों का कर्तव्य है कि आप मारेंगे काटेंगे, युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, दूसरे को हरा के ही मानेंगे, जान दे देंगे। ये किस तरह का पौरुष है? ये पौरुष ही गलत है। और इसीलिए स्त्रियों से अपनी सेवा कराना, इस प्रकार से मरहम पट्टी कराना, वो भी गलत है, वो भी उतना ही गलत। ये दोनों भग्न होने चाहिए जो स्वरूप। तो इस पुस्तक में तरह तरह के बिंदु हैं। एक कमरा और पैसा अब तक मुझे उम्मीद है आप भूल गए होंगे। इसमें जितना व्यापक फलक है, सभी तरह की समस्याएं इसमें स्त्रियों की इसमें चित्रित हैं। आखिर में मैं एक बात कहता हूं, उन्होंने आखिर में क्या कहा इस पुस्तक में कि लेखक स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ होना चाहिए। आप भारत में ये बात कहें तो जितने भी श्रोता हैं तुरंत कहते हैं अरे हमारे वहां ये तो पहले से है, अर्धनारीश्वर है। अरे बिल्कुल नहीं है, अर्धनारीश्वर की शरण में मत जाइए,
उनके पीछे मत छुपिए। ये नई अवधारणा है, वो वाली अवधारणा नहीं है। हमारे जो अर्धनारीश्वर हैं वो शारीरिक रूप से अर्धनारीश्वर हैं, उनको मानसिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से अर्धनारीश्वर करने का श्रेय मैं तो कालिदास को देता हूँ। भागर्था विव संपृक्त भागर्थ प्रतिपत्ति, उसके पहले नहीं मिलता है। और दूसरी बात, आधा आधा उस प्रकार से नहीं कहा गया है, संवेदना की बात की गई है। पार्वती ने कितने युगों तक तपस्या की, घोर तपस्या, किस लिए की कि शिव जी उनको पति के रूप में मिले। ये स्त्रीवाद वाला, ये अर्धनारीश्वर का आदर्श है ना, वो बात अलग है। तो अंत में मैं कहूंगा, एक उनका आत्मकथात्मक उपन्यास है टू द लाइट हाउस। अगर आप उनका एक ही उपन्यास पढ़ना चाहें तो मैं तो कहूंगा वही पढ़िए। माता के प्रति पूरी सहानुभूति है। इनके पिता पर आधारित चरित्र जो है वो सबको कितना आक्रांत करता है, बच्चों को भी, पत्नी को भी, उसके घर जो आके मेहमान टिके हुए हैं उनको भी। उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो सब अपनी जगह पर है। माता जो है बहुत सुंदर है, ये सचमुच वर्जीनिया वुल्फ की माँ बहुत ही सुंदर थी, वो अलग बात है। बहुत परोपकारी है, दीनों का भला करने वाली, रोज निकल जाती हैं शहर में, जो भी दीनहीन होते हैं उनका कुछ परोपकार करके आती। एक और तरह का परोपकार करने में वो सिद्ध हस्त है कि जो पुरुष हैं, युवा पुरुष और स्त्रियां जो उनके मेहमानों में हैं, वो थोड़ा संकेत देती हैं उनकी कि तुम अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। वो शादी कराने की ओर भी लोगों को अग्रसर करती हैं, क्योंकि पुराना आदर्श यही था स्त्रियों का कि स्त्रियों का परम गंतव्य, परम धाम क्या है कि उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे होने लगे। तो माता का चरित्र बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा व्यंग्यात्मक भी है चित्रण, कि यह स्त्री का कर्तव्य नहीं है, अकेला यही नहीं। और पुरुष का जो चित्रण है इनके पिता का, उसमें यह भी है कि जब वो अकेले होते हैं तो उनकी सारी अकड़ निकल जाती है। जब वो अपने साथ होते हैं कि मैंने क्या किया जिंदगी में, बड़े भारी दार्शनिक, कहां तक मैं पहुंचा, नहीं पहुंच पाया, रह गया रास्ते में, ये जो उनकी वेदना है ये कौन दूर करेगा। उनके लिए उनको सहानुभूति चाहिए, और वो सहानुभूति कहाँ से पाते हैं, अपनी पत्नी से ही पाते हैं। सब बच्चे जब सोने चले जाते हैं, सब मेहमान जब चले जाते हैं, तो पति और पत्नी एक साथ थोड़ी देर सोफा पर बैठते हैं, एक दूसरे से कुछ बात करते हैं, मिलके शेक्सपियर की एक सोनेट पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों की जरूरत है। ये जो उनमें संबंध बनता है भावनात्मक, इसी को लेकर उन्होंने एंड्रोजिनस, आधा पुरुष आधा स्त्री संवेदना में इसकी बात की। तो कुल मिलाकर उपन्यासों में, स्त्रीवादी पुस्तकों में दो पुस्तकें, जैसा मैंने कहा, एक वो युद्ध संबंधी, युद्ध करना बहुत ही बुरी बात है, पुरुषों के लिए भी उतनी ही जितनी स्त्रियों के लिए। क्यों पुरुष कहते हैं कि हम युद्ध करेंगे ही करेंगे, क्यों उनके लिए उचित माना जाता है? क्योंकि पुरुष भी जन्म से पुरुष नहीं होता, समाज उसको पुरुष बनाता है, कहता है जाओ बेटा तुम सूली पर चढ़ जाओ, तुम युद्ध करो, तुम जान दे दो। तो ये जो है ये सामाजिक दबाव ही तो है, और क्या है, दोनों तरफ से पड़ता है। तो इस प्रकार के अनेक बिंदु हैं। मैं जब वर्जीनिया वुल्फ की बात करता हूं तो मैं रॉ में बह जाता हूं। जैसा मैंने कहा, मैं करीब 20 साल की अवस्था से पढ़ रहा हूं उनको। ऐसा नहीं है कि केवल वही है, मेरे आराध्य साहित्यकार हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में भी बहुत हैं, ऐसा नहीं। लेकिन स्त्रीवाद और जेंडर के संबंध में और साहित्य के संबंध में मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ पाने को है हम सबको, हमारे अपने भारतीय संदर्भ में। और कुछ प्रयत्न हम करें तो उनसे हमें और मिलेगा। समय हो ही गया है मेरा, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे टिप्पणियां आ रही हैं कि कितना सार्थक व्याख्यान है, और आपको सुनना किस तरह हमेशा एक बड़ा भावबोध देता है। लेकिन हमने शुरू में थोड़ा देर हो गई थी शुरू करते करते, तो आप अगर कुछ आप कह रहे थे कि मैं टू द लाइट हाउस के बारे में बात करूंगा,
अगर अच्छा ये जो तो अभी लाइक, आप बता रहे हाँ थे रात, हाँ, 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 हाँ। तो अगर आप ये उसमें जो, हाँ बताइए। आप कुछ मतलब कोई बात रह गई है तो अभी हम 5-10 मिनट और कर सकते हैं, इसलिए कह रही थी। देखिए, यह आपकी आपकी बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं अधिकतर रोके नहीं रुकता, और आप एक अकेली संयोजिका है जिन्होंने मुझे और समय दिया। वाह क्या बात। नहीं, मैं एक आध बात और इसमें जोड़ देता हूँ कि ये जो संबंध है शादी का, विवाह का, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध, इस पर वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत ही संवेदना के साथ लिखा है। स्त्री के प्रति संवेदना, पुरुष के प्रति संवेदना, और ये उनके उनके बड़े भारी अचीवमेंट्स में है। पहली बात क्या है इसमें कि अंग्रेजी में जितने उपन्यास लिखे गए हैं और भी लिखे जा रहे हैं, उनमें 90% मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है, 90% ऐसे होते हैं जिनकी कहानी क्या होता है कि एक था लड़का, एक थी लड़की, उपन्यास खत्म होते होते 300-400 पृष्ठ के बाद दोनों की शादी हो गई और सब सुखी भाव से रहने लगे, आजीवन रहते रहे। ये भला कोई उपन्यास है? इसमें कोई यथार्थवाद है? इसमें कोई वास्तविकता है? जितने हम लोग शादीशुदा लोग हैं वो सब कह सकते हैं, औरों को भी पता होगा कि जिंदगी का मजा तो शुरू होता है शादी होने के बाद, असलियत तो तब सामने आती है। तो ये जो शादी होने पर जो उपन्यास समाप्त हो जाता है उसको यथार्थवादी क्यों कहा गया, ये समझ में आने वाली बात नहीं। तो वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया, 9 उपन्यासों में पहले 2 तो उनके परंपरावादी कहे जा सकते हैं, उनकी नायिकाएं हैं, बहुत युवा हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है। बाकी सातों उपन्यासों, सातों, हाँ सातों में ऐसे चरित्र मिलते हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, शादी में पुरुष और स्त्री दोनों घिस गए हैं, संबंध उनका थोड़ा बदल गया है। तो ये जो है, उन्होंने कहा कि जॉर्ज एलियट नाम की उनकी जो पहले की उपन्यास लेखिका थी, उन्होंने पहली बार शुरू किया अंग्रेजी उपन्यास में। उन्होंने कहा जॉर्ज एलियट की तारीफ में कि जॉर्ज एलियट ने पहली बार ऐसा उपन्यास लिखा जो सयाने लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे पढ़े शादी की बात में, सयाने लोग वो पढ़ेंगे कि शादी के बाद क्या होता है। वो भी महाकाय उपन्यास है मिडिल मार्च, जॉर्ज एलियट का। उसमें 2 शादियां हैं अलग अलग, और दोनों, ऐसा तो नहीं है उपन्यास में भी शादी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दोनों सदैव सुखी रहे, न जीवन में होता है न उपन्यास में होना चाहिए। तो पुरुष और स्त्री का संबंध अलग अलग तरह से शादी के बाद बच्चों के साथ उन्होंने किस प्रकार उकेरा है, कहां तक गई हैं। और एक और बात क्या है कि जितनी वो स्त्रीवादी हैं उतनी ही आधुनिकतावादी। ये आखिरी बात मैं कह दूं, एक नया शोध पत्रिका चली है, उसका नाम है फेमिनिस्ट मॉडर्निज्म। दोनों चीजें हैं उसमें, फेमिनिज्म भी मॉडर्निज्म भी। मॉडर्निज्म का उनको क्या योगदान है सबसे बड़ा, कि बाहर जो घटित हो रहा है हमारे साथ, जो दिख रहा है, जो घटित हो रहा है, वो एक चीज है। हमारे मन में जो घटित हो रहा है, हमारी अंतश्चेतना में जो घटित हो रहा है, उसका प्रवाह हमें कहीं और ले जाता है। हम बैठे यहाँ हैं, सोच कुछ और रहे, उसका प्रवाह कहाँ जाता है, और दोनों में क्या संबंध है, बाहरी और भीतरी में। इसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, पहले भी प्रसिद्ध थी, स्त्रीवादी माने जाने के पहले भी प्रसिद्ध थी किसी अर्थ में। और स्त्रीवाद जो उनका है वो और धार चढ़ता है, क्योंकि वो स्त्रियों की अंतर्चेतना में, पुरुषों की भी अंतर्चेतना में बहुत गहरे उतरती, सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं करती, सिर्फ पराधीनता की बात नहीं करती। उन्होंने भी यही कहा जो तुलसीदास कह गए हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, यही विधि रची नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, स्त्रियों की ओर से कहा। तो ये पराधीनता जो है वो अपनी जगह पर है, मन के अंदर जो चल रहा है वो भी उसके साथ साथ है, दोनों को मिलाकर ही देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद फिर आपका। जी सर, कुछ कुछ एक बातें, कुछ मिसेस डॉलोवे के बारे में किसी ने लिखा है कि वो क्या कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, नीनू कुमार लिख रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कॉम्प्लेक्स तो वर्जीनिया वुल्फ में सब कुछ है,
जो सरल पाठ चाहे वो उनको ना पढ़े, उनसे दूर रहे। ये जो चरित्र है, इसका सबसे गहरा संबंध किससे बनता है? एक पहले विश्व युद्ध के बाद एक अंग्रेज विश्व युद्ध लड़के आया हुआ है, तब पहली बार इस बीमारी का पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया है, युद्ध में इंग्लैंड की विजय हो चुकी है, 2-3 साल बीत गए हैं, लेकिन ये जो सिपाही है मारा मारा घूमता रहता है लंदन में, इसको लगता है अरे अभी बम छूटा मेरे बगल में। इसको शेल शॉक कहते हैं। शेल शॉक पहली बार पहचाना गया इस युद्ध के बाद। मिसेस डैलोवे ऊंची सोसाइटी की स्त्री हैं, उनके पति एमपी हैं, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, इनकी रहन सहन की शैली भी बड़ी ऊंची है। उस दिन इनके यहाँ एक पार्टी है, बाहर निकलती हैं फूल खरीदने के लिए पार्टी के, वो आदमी दिखता है, उनकी पत्नी उस आदमी की पत्नी दिखती है जो विदेशी है, इटालियन है। इनका जो लगाव हो जाता है उस व्यक्ति से, उस सिपाही से जो युद्ध से लड़कर आया है और जिसको बार बार लगता है, उसके पूरा शरीर का और उसका दिमाग कांप सा जाता है जब भी उसको लगता है, और झूठा लगता है, हो नहीं रहा है कि उसके आसपास वहीं लंदन में बम गिरा है, बम छूटा है। तो इसी प्रकार इसका इसका परोक्ष रूप से अर्थ क्या है कि उसी प्रकार का जीवन मिसेस डैलोवे भी, उनको लगता है कि वो भी इसी प्रकार का जीवन जी रही है, और इसीलिए उनकी संवेदना जाकर उस सिपाही से जुड़ती है जिनसे उन्होंने 2 शब्द भी नहीं कहे हैं, जिनसे मुलाकात भी नहीं हुई। यह जो अंतर मन का प्रवाह है, जहां कहां जाके क्या संबंध जुड़ता है, इसकी उसमें गवेषणा है। और जो लोग भारत केंद्रित होना चाहते हैं, उनमें एक पात्र है जो मिसेस डैलोवे की शादी होने के पहले उनको चाहता था और शादी नहीं हो पाई, तो वो भारतवर्ष आ गया है। उसने पूरी जिंदगी भारतवर्ष में बिताई है, यहाँ उसने करियर अपना लिया, बाद में जाता है उनसे मिलने और तब की बातें याद करने जब दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई थी, वो भी। एक मनीषा जी हैं, वो ऑक्टेवियो पाज का ध्यान दिला रहे हैं, जिनका नो मोर क्लीशेज के संदर्भ में, और स्त्री छवि बदलने की बात की जा रही है कि वर्तमान जो प्रगतिशील साहित्य है उसमें स्त्री की छवि बदली है। एक्चुअली मैं उल्टा जा रही हूँ, मैं ऊपर से जो टिप्पणियां आई मैं वहां से शुरू करती हूँ, क्योंकि अब तक कुछ 77 आ चुके हैं ऐसे नहीं, बाकी पहले ज्यादा कुछ नहीं है, मगर यही 2-3 बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया जो आपने कही। सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कितना अच्छा व्याख्यान। एक Who's Afraid of Virginia Woolf, वो एडवर्ड एल्बी के नाटक की बात किसी ने की है, और जो बातें आप की हैं, वो जो आप देवदूत की बात कर रहे थे कि फरिश्ता कहें, तो रचना श्रीवास्तव ने सुझाया कि परी कहा जा सकता है। नहीं, परी अलग है। परी में केवल सुंदरता है, परी में सेवा भाव नहीं है। तो मतलब लेकिन ये जो सारिका श्रीवास्तव ने कई टिप्पणियां लिखी हैं, प्रगतिशील वाली बात में, हाँ बताइए, प्रगतिशील का आपने बताया ना, उसके बारे में एक पंक्ति कह दूं मैं। इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि प्रगतिशीलता जो है वो स्त्रीवाद के साथ साथ चली है। स्त्रीवाद भी प्रगतिशील है और मार्क्सिस्ट अर्थ में क्लास और वर्ग संघर्ष की बात भी प्रगतिशील है, और दोनों प्रगतिशीलताएं अगर साथ साथ चलेंगी तो दोनों का भला होगा। लेकिन एक बात और है कि प्रगतिशील संदर्भ में जो साहित्य रचा गया उसमें ऐसा नहीं है कि शुरू से स्त्रियों की प्रधानता रही हो या मानी गई हो ना, वो बहुत धीरे धीरे आया है। तो उनका वर्ग संघर्ष की ओर ध्यान इतना अधिक था शुरू से, और अब भी है,
जैसे उसमें जाति का विमर्श नहीं आ पाया, केवल वर्ग का ही आता रहा बहुत दिनों तक। उसमें अल्पसंख्यकों का विमर्श नहीं आ पाया बहुत दिनों तक। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो इतना सफल नहीं रहा साहित्य में जितना हो सकता था उन दिनों। वर्ग संघर्ष तो है, सचमुच है, लेकिन उसके अलावा देखिए इसी में क्या है ना कि प्रासंगिकता क्या है, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता यहाँ आकर अलग तरह से ढल जाती है। हमारे यहाँ जाति है, उनके यहाँ वर्ग है। हम जाति को नहीं पहचानेंगे तो सिर्फ वर्ग से हम बहुत दूर नहीं जा सकते। स्त्रीवाद के बारे में बिल्कुल सही है कि जो भी प्रगतिशील, प्रेमचंद ने जो भाषण दिया था पहले प्रगतिशील लेखक संघ में, उसमें बार बार क्या कहा था कि साहित्य विलासिता की वस्तु बन गया था, उससे बाहर लाना है, दूसरा नया सौंदर्य बोध पैदा करना है। और उसमें उन्होंने उसी प्रकार की बात कही थी जो निराला ने कही, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। प्रेमचंद ने 1936 के भाषण में ऐसी स्त्री की ओर ध्यान दिलाया है जो सड़क पर काम कर रही है, पसीना बहा रही है, ऐसी नहीं जो दरबार में बैठी गजल गा रही है। वो तो विलासिता की वस्तु थी, प्रेमचंद ने बताया है, प्रगतिशील लेखकों की ओर से बताया है। तो इन दोनों का सामंजस्य तो होना ही चाहिए। विनीता सिन्हा है कि संस्कृत नाटक में जो स्त्रियों का चित्रण हुआ उस पर अगर आप कोई टिप्पणी करें, और विभा ठाकुर भी कह रही हैं कि अर्ध नारीश्वर की परिकल्पना कालिदास ने दी। आपके वक्तव्य से इस बात की पुष्टि हुई कि स्त्री की ना कोई जाति होती है, ना वर्ग, ना देश। विश्व स्तर पर स्त्री मुक्ति का संघर्ष लगभग एक जैसा है। वर्तमान स्थितियों में देह से इतर अपनी अस्मिता के लिए आज तक संघर्षरत स्त्री को अभी और लंबा रास्ता तय करना है। और आपके वक्तव्य के लिए साथ में धन्यवाद भी दे रही हूं। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, रास्ता तो बहुत लंबा है और कभी भी गंतव्य आएगा नहीं, रास्ता चलता ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अपना आदर्श पालें। रही कालिदास की स्त्रियों की बात, अभी जो हाल में विमर्श उभरा है तो उसमें दो तरह की चीजें आई हैं। पहले लोग शकुंतला पर जी जान देने को तैयार थे, यहाँ के ही नहीं बाहर के लोग भी। जर्मन जो प्रसिद्ध कवि थे गेटे, उन्होंने शाकुंतलम पर और खासकर शकुंतला पर कितनी उनकी स्तुति की है। वो ठीक है, वो रोमांटिक युग था, रोमांटिक बाद वही अभी शुरू हुआ, बल्कि जर्मनी में पहले शुरू हुआ। आजकल क्या कहा गया है, बहुत से लोगों ने कहा है, प्रबुद्ध लोगों ने कहा है, प्रगतिशील लोगों ने कहा है कि दुष्यंत जो है वो बहुत ही कामी व्यभिचारी राजा है, आता है शकुंतला का उपभोग करके, उससे संभोग करके चला जाता है झूठी आशा दिलाकर। तो ये तो स्त्री का शोषण है। ये बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा करता है। कालिदास ने उसको छूट दी है कि वो शापवश ऐसा करता है। और दूसरी बात, जब वो तिरस्कार करता है शकुंतला का, तो शकुंतला उससे क्या कहती है? शकुंतला उसको ऐसी, आजकल के भाषा में कहें तो ऐसी मोटी गाली देती है, वही शब्द उपयुक्त है। शकुंतला उसको, राजा को, इतने बड़े राजा को कहती है तुम अनार्य हो। अनार्य मतलब तुम आर्य जाति के हो ही नहीं, तुम्हारे माता पिता आर्य नहीं रहे होंगे, तुम भी आर्यों की तरह न व्यवहार कर रहे हो। और उसके बाद भी अंत में, बिल्कुल बाद में, वो मान थोड़े जाती है, दुष्यंत के साथ चली थोड़े आती है फिर वो। तो स्त्री को भी तरह तरह का अधिकार और तरह तरह की स्वतंत्रता भी दी गई है। और ये बात कि स्त्री को लुभाना, खासकर कोई बड़ा आदमी हो, प्रभुत्वशील आदमी हो जैसे राजा होता है, इसकी परंपरा थी। और स्त्रियां भी शायद भावावेश में एक एक तरह का निशाना बनती थी। उनके पास उसी प्रकार का प्रभुत्व होता तो दूसरी तरह का व्यवहार करती, वो नहीं था उनके पास। तो दोनों पक्ष दिखाए गए हैं, ऐसा नहीं है। और मालविकाग्नि मित्र में तो अलग ही चीज है। और भी तो हैं, दो और भी तो नाटक हैं कालिदास के, इतने उनके काव्य हैं।
रघुवंश में देखिए, रघुवंश में जो अज विलाप है वो किसके लिए है? वो ऐसी स्त्री के लिए ही है जो केवल रानी ही नहीं थी, जिसके जाने से अज, महाराज अज लगभग मृत प्राय हो रहे हैं। तो स्त्रियों का महत्व है भी नहीं भी है, दोनों। आप कालिदास से ये उम्मीद करें कि आजकल के स्त्रीवादी विमर्श के अनुसार लिखेंगे, तो वो बेचारे अब तो नहीं लिख पाएंगे। अपने जमाने में लिख गए और बहुत अच्छा लिख गए, तरह तरह का लिख गए। उनके ऐसा उनका अगर पाठ बनाया जाए जिसमें बुरा ही बुरा दिखे, तो बन सकता है। क्योंकि अब तक ऐसा ही पाठ बना है करीब 50 वर्ष पहले तक, जब उनमें सब अच्छा ही अच्छा था। तो इनके बीच में संतुलन आ जाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। सर, जो आर्थिक स्वतंत्रता की बात वर्जीनिया वुल्फ कर रही हैं और श्रृंखला की कड़ियां में जो महादेवी वर्मा कर रहे हैं, उन दोनों पर एक साथ विचार करना हो तो क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि उस प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता महादेवी जी ने खुद तो अर्जित की। महादेवी जी का जीवन क्या था? उनको अपनी ससुराल, अपना पति बिल्कुल नहीं पसंद आया। वो जब गौने के बाद वापस आ गई इलाहाबाद, तो पढ़ने लगी। इलाहाबाद में क्रॉसवेट कॉलेज में फिर दोबारा उन्होंने नाम लिखा लिया, अपनी शिक्षा पूरी की और प्रण किया कि मैं नहीं जाऊंगी वापस अब। तो ये जो उनका है, आर्थिक उनको स्वतंत्रता किस प्रकार मिली, ये बड़ा बड़ा भारी ये विरोधाभास है कि स्त्रियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बहुत बार लेखन के द्वारा ही खुलता है। और अधिक कर पाना बाद में तो खैर उन्होंने बड़े बड़े पद उनको मिले, लेकिन पहले लेखन से ही प्रसिद्ध हुए, उसी से कुछ उनके पास पैसा आया। तो लेखन का और महिलाओं का और स्वतंत्रता का, वर्जीनिया वुल्फ ने ये थोड़े कहा कि आपको 300 पाउंड कोई आके दे जाएगा तो आप आर्थिक स्वतंत्र हो जाएंगे। नहीं, जब उनका मिसेस डैलोवे छप गया, इतना बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि पहली बार मेरे पास ऐसा पैसा है कि मैं किसी दुकान में जाऊं और एक पॉकेट नाइफ, छोटी सी पॉकेट नाइफ खरीदना चाहूं, तो मैं अब बिना सोचे खरीद सकता कि कितना दाम होगा इसका, छोटी सी चीज। फिर उन्होंने कहा, जब मेरा ख्याल है बाद में ऑरलैंडो आया है, टू द लाइट, ऑरलैंडो का उल्लेख करना मैं भूल गया, स्त्रीवाद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 400 वर्ष तक उसका नायक नायिका जिंदा रहता है एक ही पात्र के रूप में, पहले 200 वर्षों में स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, और बाद के 200 वर्षों में स्त्री के रूप में, एक ही चरित्र। उनका अद्भुत प्रयोग है ऑरलैंडो नाम का उपन्यास, उस पर फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। तो ये सब है उनमें। सर, एक सवाल पूछ रहे हैं कि जेंडर और सेक्सुअलिटी पर कम बात हुई है। और किस पे बात कर रहा था मैं? इन्हीं शब्दों का इन्हीं शब्दों का बार बार मैं नामोच्चार करूं और तभी लोगों को लगे कि मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये तो एक प्रकार का जाप हुआ। मैंने जाप तो नहीं किया, ये बात सही है, इन शब्दों का मैंने जाप नहीं किया, लेकिन मैंने जो भी बातें कही वर्जीनिया वुल्फ के माध्यम से कही, उनकी ओर से कही, उनमें सेक्सुअलिटी ना हो या उनमें जेंडर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ अनुरोध तो ये आ रहा है सर कि आपको एक और लेक्चर के लिए इस सीरीज में बुलाना चाहिए। अभी मैं तो सोच रहा था कि इसी में मैंने घंटे का 1.5 घंटा तो कर ही दिया। तो अब नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इसमें क्या कहूँ, मतलब मुझे संकोच भी है, हर्ष भी है, क्यों नहीं, लेकिन आप कोई और श्रृंखला चलाएंगी, उसमें आ जाऊंगा। या इसमें तो आपकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है सभी वक्ताओं की, है ना? बहुत। हम लोग, आप और हम अध्यापक हैं, बोलने से थकते नहीं है। तो हम, उसकी कोई बात ही नहीं है। जी। तो मतलब बहुत ही सारी टिप्पणियां आई हैं, बहुत लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपकी सुलझी हुई दृष्टि के मुरीद हैं सब लोग।
और जितनी बातें आपने कही उन सब के लिए। बस एक आखिरी सवाल ये लेती हूँ, पूजा पाठक पूछ इसमें रही हैं, देखिए, अगर क्या आपके लिए संभव हो, अगर आपके लिए बाद में संभव हो, मैं तो यहाँ टिप्पणी देख नहीं पा रहा था, अच्छा हुआ मैं नहीं देख पा रहा था। जैसे जूम में आती चली जी जाती है, इसमें नहीं आती है, तो बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो मैं इधर उधर देखने लगता, विचारों का तारतम्य खो जाता। अगर संभव हो तो बाद में आप भेज सकती हैं ये? जी जी, ये नहीं, इसका जो लिंक होगा उस पे आप देख सकेंगे बाद में सारे सवाल। वो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत हाँ अच्छा। हाँ, हाँ। फिलहाल बताइए, एक आप एक और बात कर रही थी। एक सवाल किसी ने अभी अंत में एकदम पूछा है, क्या स्त्री देह की चर्चा किए बगैर स्त्री विमर्श हो सकता है? प्रिय मुझे वह चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित गेह की। देह के बिना क्या चेतना है। और निराला ने कितनी सुंदर बात कही कि मन की चेतना तो एक चेतना हो, देह की चेतना दूसरी ही चेतना हो। तो देह की चेतना हमें कहाँ तक ले जाती है, कितनी गहराई तक ले जाती है, मन का और देह का भेद नहीं करना चाहिए। तो देह के बारे में चर्चा न हो, देह के बारे में चर्चा की कई कई उपाय हैं, कई विधियां हैं। कुछ को लगता है कि नंगी देह ही देह होती है, कुछ को लगता है कि यौनिकता वाली देह ही देह होती है। देह के तो कई रूप होते हैं, और उन सभी में प्रगतिवाद और स्त्रीवाद पढ़ना तुरंत संभव है, सहज रूप से संभव है। हमारी पूरी जो मनोस्थिति है और हमारी पूरी जो हमारा पूरा जीवन है, हमारा पूरा अस्तित्व है, इसमें क्या चीज कहाँ जाकर प्रभाव डालती है, क्या सब मिलके पूरा पूरा अर्थ बनता है। निर्मल वर्मा की जो छोटी बालिका है, लालटीन की छत, उसका क्या नाम है? उसका नाम है काया। उसका नाम काया क्यों है? क्योंकि वो अपनी काया का आविष्कार कर रही है। उसकी काया एक दहलीज पर खड़ी है, लड़की और स्त्री के बीच में। तो काया तो रहेगी, और काया काया कहने से देह काव्यात्मक हो जाती है। देह भी ठीक है, देह ही ठीक है, लेकिन देह की बात ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। सर, दो सवाल मुझसे, एक सवाल मेरा बीच में छूट गया था और उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आ गया। कुछ किसी ने कहा था कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पर बात कीजिए, और नीनू कुमार अब वही लिख रही हैं कि देह को तो बहुत बार ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अच्छा, तो पहले आप इसका उत्तर दीजिए। जेन ऑस्टिन पर भी किसी ने सवाल किया है, वो कह रहे हैं उनका उत्तर नहीं आया, तो वो भी मैं देखती हूँ। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पर बात करना चाहते हैं और देह के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर, इससे भी बढ़िया देखिए, आजकल पोस्ट, आजकल नहीं, 10 साल से 20 साल से पोस्ट की धूम मची हुई है। आप जिसमें पोस्ट नहीं लगाएंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे नहीं, विद्वत्ता के विमर्श में। पोस्ट फेमिनिज्म भी तो आ गया है। तो जी बिल्कुल। पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट बॉडी, सब आ गया है। तो पोस्ट का अर्थ क्या है, कहां से हम शुरू करते हैं, किसके बाद पोस्ट लगता है? पोस्ट केवल अभी मैंने पुस्तक छपी है, यहीं दिल्ली की अंग्रेजी विभाग की एक अध्यापिका हैं, उनकी नई पुस्तक आई है। वो टेररिज्म फिल्मों में कैसे चित्रण हुआ है, इसका उन्होंने विश्लेषण किया हिंदी फिल्मों में। और उसमें हर एक अध्याय का शीर्षक जो है, उसमें आता है पोस्ट टेररिज्म। जैसे कि इसकी ध्वनि क्या आती है कि जैसे टेररिज्म समाप्त हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पोस्ट का अर्थ, मैंने पोस्ट कॉलोनियल के संदर्भ में एक बड़ा लेख लिखा है कि पोस्ट के कितने अर्थ हो सकते हैं, और उसमें कितने और अर्थ जुड़ जाते हैं अगर आप हिंदी में बात करें। क्योंकि पोस्ट में वो मजा नहीं आता जब जो उत्तर में आता है। उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर स्त्रीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद में एक बात हुई कि बहुत सी नई सोचने सोचने की विधाएं खुली।
पोस्ट मॉडर्निज्म और विखंडनवाद में अधिक अंतर नहीं है। तो विखंडनवाद से हमको जो मिला उसका रास्ता पोस्ट मॉडर्निज्म ने ही खोला, लेकिन उसमें एक नुकसान भी है। पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद बड़े बड़े इतिहासकार बेहोश हो गए, क्योंकि अगर हर एक चीज की काट है इसमें कि हर एक चीज का अर्थ संदिग्ध है या तुरंत प्राप्त नहीं हो सकता, डेफरल है या एम्बिगुअस है, तो इतिहास का क्या अर्थ बचेगा? इतिहास का तो महत्व ही था कि वो सत्य बताता है, जो हुआ वो बताता है। साहित्य को तो छोड़ दीजिए, साहित्य में तो तब भी कल्पना का अंश था, काल्पनिकता का अंश था। इतिहासकार तो मिट ही गए कुछ साल के लिए, फिर वो थोड़ा होश में आए तो फिर उन्होंने मोर्चा संभाला है। तो इसी तरह फेमिनिज्म का जो एक सामाजिक अर्थ है, जो एक आर्थिक अर्थ है, वो ज्यादा बिखर न जाए विखंडन में, इसकी चिंता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक सवाल राजीव कुमार शुक्ला जी ने किया है। त्रिवेदी जी ने कहा, जेन ऑस्टिन अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक हूं, पर अनेक लोग उनकी कथावस्तु की अनिवार्य अंतर्मुखता की शिकायत भी करते हैं। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अनिवार्य क्या? अंतर्मुखता। अंतर्मुखता नहीं उनका, हाँ उनका क्या है, देखिए जेन ऑस्टिन पर भी मैंने एक पुस्तक संपादित की है और वर्जीनिया वुल्फ का तो मैं भक्त हूं ही, तो अनेक सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार महिलाओं में है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों में तुलना नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग तरह के हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने कितनी बढ़िया बात कही जेन ऑस्टिन के बारे में। जेन ऑस्टिन ने 6 उपन्यास लिखे 20 साल की उम्र से लेके 41 साल की उम्र के बीच में, और उनमें ऐसी परिपक्वता आ रही थी धीरे धीरे। उनका जो अंतिम उपन्यास है परसुएशन, वो प्राइड एंड प्रेजुडिस से कितना फर्क है, इसकी चर्चा करते हुए वर्जीनिया वुल्फ ने कहा कि अगर जेन ऑस्टिन 41 साल की अवस्था में चली नहीं गई होती, अगर वो 20 साल का जीवन उनको और मिलता, तो वो क्या लिखती, कितनी गहराई और आती, कितनी आंतरिकता और आती। और ये अंतर्मुखी जो है, अंतर्मुखी तो तब भी ठीक है। जेन ऑस्टिन के खिलाफ आरोप क्या है कि उसमें सामाजिकता ज्यादा है, उसमें एक प्रकार का व्यंग्य विनोद ज्यादा है, और इसलिए गहराई कम है। लेकिन जो सबसे बड़े मार्क्सवादी लेखक हुए हैं पूरे अंग्रेजी साहित्य में, मेरे ही विचार में नहीं, बहुतों के विचार में, W.H. ऑडेन, एलियट के बाद के जो कवि हैं, W.H. ऑडेन, उन्होंने एक कविता में कहा कि जेन ऑस्टिन का सबसे बड़ा योगदान क्या था। उन्होंने समझा दिया क्या, द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी। प्रेम कुछ नहीं होता है, पैसा होता है, और प्रेम अगर पैसे के बिना है तब भी आप ठोकरें खाएंगे, और अगर केवल पैसा है प्रेम नहीं है तब तो पाप है। इन दोनों का जो अंतर संबंध जितना अच्छा जेन ऑस्टिन ने शुरू में समझा दिया, वो समझाने वाला और उपन्यासकार बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी रही, जितने कमेंट्स आए हैं उससे पता चलता है कि सुनने वालों की कितनी भागीदारी इसमें शामिल है। और पश्चिमी स्त्रीवाद और भारतीय प्रासंगिकता के साथ साथ जिस गंभीरता से हमने वर्जीनिया वुल्फ और उसके माध्यम से उठने वाले एक स्त्रीवाद के साथ जो आधुनिकता है उसके सवाल को जिस तरह से लिया है। नीनू कुमार जी अभी भी एक सवाल पूछ रही है, मुझे लगता है कि अब काफी समय हो गया है, तो हमें अब इसको रैप अप करना चाहिए। आप बताइए सर, अगर आप चाहें तो मैं वो सवाल फिर से पढ़ देती हूँ। आप बताइए। हाँ, अच्छा, नीनू कुमार जी कह रही हैं लेकिन देह को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, आपने इस पे कमेंट नहीं किया। और एक देवानंद बोरकर कह रहे हैं, स्त्रीवाद की वर्तमान दिशा दशा वर्तमान संदर्भों में बताने की कष्ट करें। देखिए ऐसा है तो फिर मेरे 3-4 और लेक्चर बुक कर लीजिए।
किस चीज के बारे में नहीं कहा, इसमें अगर आप उसकी लिस्ट बनानी शुरू करें तो सबसे लंबी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने क्या क्या नहीं कहा। तो देखिए, गालिब का एक शेर है, ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद। गालिब, अगर इन करदा गुनाहों की सजा है, अगर जो मैंने गुनाह किए हैं उनकी अगर मुझे सजा मिल रही है, तो मैंने जो गुनाह नहीं किए हैं उनकी भी दाद मिलनी चाहिए। तो जो जो मैंने नहीं कहा उसकी भी तारीफ कीजिए आप, कि अगर मैं वो कहता है तो शायद जो मैंने कहा है वो नहीं कह पाता। समय तो उतना ही है। नहीं, मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें मैंने नहीं कही, और बहुत सी चीजों पर कहने के लिए, कुछ भी ढंग का कहने के लिए, फिर बाकी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। यही संकोच है, जी, यही विवशता है, और क्या है। ऐसा नहीं है कि वो कम महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज किसी अलग विषय पर बात करें, जिससे कि इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उन सब पर विचार किया जा सके। तो आज लगभग आपके ये जो सारी बातचीत हो रही थी, जिस बिंदु पर आके रुकी थी वो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात थी। तो कल हमारी जो बातचीत है वो उत्तर स्त्रीवाद पर ही होगी, और उसमें सविता सिंह फ्रेंच फेमिनिज्म का संदर्भ लेते हुए उत्तर स्त्रीवाद पर बातचीत करेंगी। तो कल भी आप शाम 5 बजे हमसे जुड़िए। तो एक और रहेगा, और बहुत आग्रह आ रहा है कि सर का एक और लेक्चर तो बनता है। तो हम अभी से सर से अनुरोध कर देते हैं कि एक और विषय हम सोचेंगे, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उन्हें एक बार फिर ला पाए। और मैं बहुत अभिभूत भी हूं इन सारे कमेंट्स से, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो संपर्क हम साधना चाह रहे हैं, भले ही वो वर्चुअल हो रहा है, लेकिन हमारी बातचीत हो रही है और हम आप तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे विषय आप स्वयं उठा रहे हैं, ऐसे बिंदु उठा रहे हैं जिनसे हमें इस विषय की और तहें खोलने में मदद मिलेगी। आप सबका हृदय से आभार, और प्रोफेसर त्रिवेदी आपका बहुत बहुत आभार बहुत इस बहुत पूरी धन्यवाद आपका। शाम को बहुत इस बातचीत को इतना जीवंत बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।